एक दृश्य की कल्पना कीजिए, बैंकॉक की एक जेल के बाहर का नजारा है। हाँ, वो तस्वीरें तो काफी छपी थी दुनिया भर में। बिल्कुल। तो 76 साल का एक अरबपति, जिसने लगभग 20 सालों तक विदेश में बैठकर एक पूरे देश की राजनीति की डोर अपने हाथों में थामे रखी, वो आज जेल से बाहर कदम रख रहा है। 20 साल का निर्वासन और 8 महीने की जेल के बाद। सही, एकदम सही। लेकिन अगर आप उनकी नज़र से नीचे उनके पैरों की तरफ देखें ना, तो उनके पैर में एक इलेक्ट्रॉनिक एंकल ब्रेसलेट बंधा हुआ है। उसकी लाल बत्ती लगातार ब्लिंक कर रही है। आज के इस गहन विश्लेषण के लिए हमारे पास जो लेखों और रिपोर्टों का संकलन आया है, वो असल में इसी एक छवि के इर्द गिर्द घूमता है। एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर है ना? तो इन स्रोतों के आधार पर आज का हमारा मिशन एक बहुत ही बड़े सवाल का जवाब खोजना है। क्या थाईलैंड की राजनीति में थैक्सिन चिनावट का जो युग था, क्या वो सच में और हमेशा के लिए खत्म हो गया है? देखिए, मेरी नजर में वो जो एंकल ब्रेसलेट है ना, वो महज एक निगरानी का उपकरण नहीं है। वो सत्ता के सिमटते हुए दायरे का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। स्रोतों में दी गई जानकारी से ये एकदम स्पष्ट होता है कि यह सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री की कहानी नहीं है। तो फिर ये किस चीज की कहानी है? यह समझने का एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे एक अकेला व्यक्ति पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, अदालतों और कुलीन वर्ग को दशकों तक अपने इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर कर सकता है। जब हम इन रिपोर्टों को गहराई से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि थाईलैंड का राजनीतिक एस्टैब्लिशमेंट किस हद तक इस एक इंसान से खौफ खाता रहा है। हाँ, और यहाँ इन स्रोतों में ना एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास भी सामने आता है। थाक्सिन की जो राजनीतिक पार्टी है फ्यू थाई, वो लगातार मीडिया में बयान दे रही है कि थाक्सिन अब राजनीति में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे। वो तो हमेशा यही कहते हैं। बिल्कुल नहीं, वही तो उनका कहना है कि वो सिर्फ पर्दे के पीछे रहेंगे और एक सलाहकार की तरह काम करेंगे। लेकिन इन रिपोर्टों में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका साफ मानना है कि ये दावा पूरी तरह से खोखला है। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा है कि थाक्सिन जैसा राजनेता शांति से घर बैठेगा। बिल्कुल नहीं बैठेगा। और इस अविश्वास का कारण ना इतिहास में छिपा है। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि आज थाक्सिन इस एंकल ब्रेसलेट वाली स्थिति तक कैसे पहुंचे, तो हमें स्रोत सामग्री में दिए गए उनके शुरुआती दिनों को थोड़ा खंगालना होगा। जनवरी 2001 की बात कर रही हैं आप? हाँ, जब थाक्सिन एक सेल्फ मेड अरबपति के रूप में सत्ता में आए थे। उनका जो काम करने का तरीका था, वो किसी पारंपरिक राजनेता जैसा बिल्कुल नहीं था। एक आक्रामक सीईओ जैसा था? एकदम। रिपोर्टें बताती हैं कि उन्होंने देश की व्यवस्था को पूरी तरह से एक नए सांचे में ढालने की कोशिश की। उनके इस रवैये ने उन्हें आम जनता के बीच तो बेहद लोकप्रिय बना दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, एक लोकतांत्रिक रूप से चुना गया नेता देश के कुलीन वर्ग के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गया? स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि उनके इस व्यवसायिक और आक्रामक तरीके ने देश के शक्तिशाली रॉयलिस्ट एस्टैब्लिशमेंट, यानी राजशाही समर्थक जो कुलीन वर्ग और सैन्य अधिकारी थे, उनके भीतर एक गहरा डर पैदा कर दिया था। हाँ, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका एकाधिकार छिन रहा है। वही, ऐसा लगता है जैसे थाक्सिन ने सत्ता के उन पुराने और स्थापित रास्तों को किनारे कर दिया था, जिन पर इस कुलीन वर्ग का दशकों से कब्जा था। जब आप सीधे जनता से जुड़कर फैसले लेने लगते हैं, नौकरशाही को नजरअंदाज करते हैं, तो पुराने सत्ताधारियों को अपना वजूद खतरे में तो नजर आएगा ही ना। देखिए, ये विश्लेषण बिल्कुल उसी दिशा में जाता है जिसकी ओर हमारी स्रोत सामग्री इशारा कर रही है। एस्टैब्लिशमेंट को लगा कि उनकी पारंपरिक शक्ति को एक अकेला व्यक्ति चुनौती दे रहा है, और इसी असुरक्षा की भावना ने सितंबर 2006 के सैन्य तख्ता पलट को जन्म दिया, जहां सेना ने सीधे दखल देकर उन्हें निकाल दिया। हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तख्ता पलट के बाद भी थाक्सिन का प्रभाव इतना गहरा था कि देश के बाहर निर्वासित रहने के बावजूद वो चुनाव जीतते रहे। बिल्कुल, उनकी समर्थित पार्टियां हर बार भारी बहुमत से चुनाव जीतती रहीं। यार, अगर हम इस पूरे परिदृश्य को देखें ना, तो ये शतरंज के एक ऐसे खेल की तरह लगता है जहां आपका प्रतिद्वंदी सिर्फ मोहरे नहीं चल रहा है, बल्कि उसने असली रेफरी को ही खरीद लिया है। बहुत ही सटीक उपमा दी आपने। थैक्सिन की पार्टी चाहे कितनी भी बार चुनाव जीतकर बोर्ड पर अपनी पकड़ मजबूत कर ले, जो रूढ़िवादी ताकतें थीं जैसे सेना और अदालतें, वो जब चाहें खेल के नियम बदलकर पूरा बोर्ड ही पलट देती थीं। स्रोतों में साफ लिखा है कि उनके सहयोगियों के खिलाफ लगातार अदालती फैसले आए। हाँ, और सड़कों पर सालों तक हिंसक संघर्ष भी हुए। और अंततः 2014 में एक और सैन्य तख्तापलट हुआ। ऐसा लगता है जैसे किसी कॉमिक बुक का वो अजय विलेन या हीरो हो, जिसे सिस्टम बार बार कहानी से बाहर करने की कोशिश करता है।
लेकिन वो हर बार एक नए तरीके से वापस आ जाता है। व्यवस्था ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही बंधक बना लिया था, सिर्फ एक व्यक्ति को मिटाने के लिए। और इस शतरंज की बिसात पर अदालतों और कुलीन वर्ग ने हर वो दांव चला जो वो चल सकते थे। लेकिन रिपोर्टों का जो अगला हिस्सा है ना, वो एक ऐसे घटनाक्रम की ओर ले जाता है जो सामान्य राजनीतिक समझ को पूरी तरह से उलझा देता है। आप 2023 के उस अजीब समझौते की बात कर रही हैं। बिल्कुल। सालों तक हिंसक टकराव और थाक्सिन को देश से बाहर रखने की हर मुमकिन कोशिश के बाद 2023 में अचानक एक ग्रैंड बार्गेन होता है, एक महासमझौता। हाँ, ये बहुत ही अजीब है। जिन रूढ़िवादियों ने उन्हें दशकों तक निर्वासित रखा, उन्होंने ही उन्हें वापस थाईलैंड आने की अनुमति दे दी ताकि वो सरकार में अपनी पार्टी को निर्देशित कर सकें। रुकिए, ये हिस्सा मुझे हमेशा बहुत अटपटा लगता है। मतलब अगर इन रूढ़िवादियों को थाक्सिन से इतना ही डर था कि उन्होंने 2-2 बार तख्ता पलट कर दिया, तो वो अचानक उन्हें वापस क्यों बुलाएंगे? राजनीति में दुश्मन कभी स्थायी नहीं होते ना। इन दस्तावेजों का गहराई से विश्लेषण करने पर एक संभावना ये नजर आती है कि रूढ़िवादियों ने थाक्सिन को किसी तरह के शील्ड या ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई होगी। शायद उन्हें किसी नई, ज्यादा बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। हाँ, रिफॉर्मिस्ट का बढ़ता प्रभाव। बिल्कुल, और इस नई चुनौती को कुचलने के लिए उन्हें थाक्सिन के पुराने प्रभाव की जरूरत थी। लेकिन इस समझौते की कोई ना कोई कड़ी शर्त तो जरूर रही होगी, है ना? देखिए, वो शर्त उनके व्यवहार और दायरे को लेकर ही थी। रूढ़वादी एस्टैब्लिशमेंट ने ये ग्रैंड बार्गेन इस उम्मीद में किया था कि थाक्सिन अब एक सीमित और नियंत्रित भूमिका में रहेंगे, एक तरह से पिंजरे में बंद रहेंगे। लेकिन वो थाक्सिन है? वही तो, थाक्सिन की राजनीतिक फितरत उनके ही खिलाफ काम कर गई। राजनीति में पीछे हटने और नियंत्रण छोड़ने की जो उनकी अक्षमता है ना, उसने इस समझौते को तोड़ दिया। थाक्सिन ने ये कहकर कि वो को विश्वास नहीं था, किसी को भी नहीं। और इसी का परिणाम था वो फैसला जो पिछले साल सितंबर में आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। और अदालत ने साफ कहा कि थाईलैंड लौटने के बाद थाक्सिन ने पुलिस अस्पताल में जो 6 महीने बिताए थे, वो कोई मेडिकल जरूरत नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। वो अपनी सलाह से बचने का एक सोचा समझा नाटक था। अब यहाँ जो तंत्र काम कर रहा है ना, उसे समझना जरूरी है। अगर उनका ग्रैंड बार्गेन पक्का हो गया था, तो अदालत अचानक इतनी सख्त क्यों हो गई? क्या ये डील महज एक छलावा थी या सत्ता का संतुलन फिर से बदल गया था? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही रूढ़िवादी ताकतों ने ये महसूस किया कि थाक्सिन अपने तय किए गए दायरे से बाहर निकल रहे हैं और उस अस्पताल के नाटक के जरिए उनके कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्होंने तुरंत लगाम खींच ली। मतलब अदालत का फैसला एक सीधा संदेश था। एकदम। संदेश ये था कि तुम वापस तो आ सकते हो, लेकिन सत्ता की चाबी हमारे ही पास रहेगी। और इस संदेश को और गहराई से समझने के लिए ना, हमें थाक्सिन के जेल जाने की जो टाइमलाइन है, उसे देखना होगा। यहाँ कुछ और भी हुआ था ना उस समय? हाँ, रिपोर्टें बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्ज करती हैं कि उनके जेल जाने की घटना कोई अलग थलग या अचानक हुई कार्रवाई नहीं थी। ये एक सुनियोजित राजनीतिक प्रहार था। अच्छा। उनके जेल जाने से ठीक 2 हफ्ते से भी कम समय पहले थाईलैंड में एक और बड़ा राजनीतिक भूकंप आया था। फ्यू थाई पार्टी वाली गठबंधन सरकार का गिरना। बिल्कुल। गठबंधन सरकार गिर चुकी थी और संवैधानिक अदालत ने उनकी बेटी पैतोगतान, जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया था। बाप रे। और पैतोगतान की बर्खास्तगी का जो कारण इन स्रोतों में बताया गया है, वो अपने आप में सत्ता के खेल का एक और खतरनाक पहलू उजागर करता है। मतलब कारण कोई बड़ा भ्रष्टाचार या नीतिगत विफलता नहीं थी। तो क्या था? एक फोन कॉल, सिर्फ एक फोन कॉल। कंबोडिया के नेता हुन सेन के साथ उनकी एक फोन कॉल लीक हो गई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच चल रहे एक सीमा विवाद को सुलझाने के तरीकों पर चर्चा की गई थी। अब आप ही सोचिए, एक फोन कॉल के आधार पर किसी देश के प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जा सकता है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही हुआ। इसका सीधा मतलब है कि थाईलैंड की अदालतों के पास राष्ट्रीय सुरक्षा की व्याख्या करने के ऐसे असीमित अधिकार हैं, जिनका इस्तेमाल वो कभी भी कर सकती हैं। देखिए, अदालतों के इस काम करने के तरीके को समझना बहुत जरूरी है। थाईलैंड में संवैधानिक अदालत का इतिहास रहा है कि वो राजनीतिक विवादों में एक एक्टिव खिलाड़ी की तरह काम करती है। उस लीक हुई फोन कॉल ने रूढ़िवादी ताकतों को वो कानूनी लूप होल दे दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। एक बहाना मिल गया उन्हें। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होते हैं। ऐसे में अदालत के लिए ये तर्क देना बहुत आसान हो गया कि इस बातचीत से देश की सुरक्षा से समझौता हुआ है।
इसे अगर आज के कॉर्पोरेट जगत के नजरिए से देखें ना, तो ये किसी कंपनी के हॉस्टाइल टेकओवर यानी जबरदस्त अधिग्रहण जैसा है। वो कैसे? सोचिए कि किसी विशाल पारिवारिक बिजनेस एम्पायर का जो मुखिया है वो पहले से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नजरों में खटक रहा है। ऐसे में उत्तराधिकारी की एक मामूली सी ईमेल या फोन कॉल लीक हो जाती है। सामान्य हालात में वो सिर्फ एक पीआर की समस्या होती, सही कह रहे हैं। लेकिन बोर्ड उसी लीक को कंपनी की नीतियों के गंभीर उल्लंघन का नाम देकर पूरे परिवार को ही कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा देता है। कंबोडियाई सीमा विवाद का वो मुद्दा रूढ़िवादियों के लिए वही हथियार साबित हुआ। बहुत ही उम्दा उदाहरण दिया आपने। और इस हथियार ने न सिर्फ पेतोंगारन की सरकार गिराई, बल्कि इसने थाईलैंड की पूरी जनता के मूड को भी एक नई दिशा में मोड़ दिया। जनता पर भी असर पड़ा इसका? बहुत गहरा असर। स्रोत बताते हैं कि अदालतों द्वारा इस पारिवारिक नेतृत्व को खत्म किए जाने और सीमा विवाद के इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर फरवरी में हुए आम चुनावों पर पड़ा। ओहो, जब थाक्सिन जेल में थे। हाँ, जब थाक्सिन अपनी सजा काट रहे थे तब फरवरी के चुनाव में फ्यू थाई पार्टी ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया। मतलब जो पार्टी कभी हारती नहीं थी, वो तीसरे स्थान पर खिसक गए। तीसरे स्थान पर? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। तो फिर पहले और दूसरे नंबर पर कौन रहा? रिपोर्टों के आंकड़े बताते हैं कि पहले स्थान पर सुधारवादी पीपल्स पार्टी रही, जो पुरानी व्यवस्था को बदलना चाहती है। बिल्कुल। और दूसरे स्थान पर रही रूढ़िवादी भूमजय थाई पार्टी। अच्छा। और यहाँ पर ना वो कंबोडिया वाला कनेक्शन फिर से सामने आता है। अच्छा, कैसे? भूमजय थाई पार्टी को इस दूसरे स्थान तक पहुंचाने में उसी कंबोडियाई सीमा विवाद का बहुत बड़ा हाथ था। उस विवाद के कारण कंबोडिया के साथ एक सीमा युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। और इन रिपोर्टों का विश्लेषण यही दर्शाता है कि उस सीमा युद्ध ने थाईलैंड में एक भारी राष्ट्रवादी भावना को जन्म दिया। तो रूढ़िवादियों ने इस राष्ट्रवाद का फायदा उठाया। बिल्कुल। भूमजय थाई पार्टी ने इस राष्ट्रवादी लहर को बहुत ही कुशलता से अपने पक्ष में भुना लिया। जनता के बीच जो डर का माहौल था, उसने उन्हें एक ऐसी पार्टी की तरफ ढकेल दिया जो कड़ा रुख अपनाने का दावा कर रही थी। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो कंबोडिया के साथ हुआ वो सीमा विवाद असल में एक डबल ब्लो या दोहरा प्रहार था। एकदम सही शब्द है, दोहरा प्रहार। देखिए, एक तरफ उसी विवाद से जुड़ी फोन कॉल का इस्तेमाल करके अदालत ने बेटी पेतोंगत्रान के हाथों से सत्ता छीन ली, और दूसरी तरफ उसी विवाद से जो अंध राष्ट्रवाद की आग पैदा हुई, उसने चुनाव में पार्टी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता ना? ये साफ दिखाता है कि कैसे एक भू राजनीतिक घटना को घरेलू राजनीति में हथियार बना लिया गया। और इसका अंतिम नतीजा क्या हुआ? जो फ्यू थाई पार्टी कभी अपनी शर्तों पर सत्ता चलाती थी, वो अब नई सरकार में महज एक जूनियर गठबंधन सहयोगी बनकर रह गई है। हाँ, और पार्टी का ये सिमट जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि थाईलैंड का राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है। मतलब थाक्सिन का जादू खत्म हो गया है। बिल्कुल। जिस ब्रांड थाक्सिन ने दशकों तक लोगों को अपनी तरफ खींचा, वो अब अपना असर खो चुका है। विश्लेषण दिखाता है कि वोटर अब बढ़ चुके हैं। किस तरफ जा रहे हैं वोटर? एक वर्ग ऐसा है जो पूरी व्यवस्था में वास्तविक सुधार चाहता है, जो हमें पीपल्स पार्टी की जीत में दिखाई देता है। और वहीं दूसरा वर्ग कड़े और आक्रामक राष्ट्रवाद की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि थाक्सिन ने जो बीच का रास्ता चुना था ना, हाँ, जहां वो लोक लुभावन नीतियां भी चलाते थे और एस्टैब्लिशमेंट के साथ समझौते भी करते थे। बिल्कुल, वो रास्ता अब खत्म हो चुका है। वो सुधार चाहने वालों को वो अब रूढ़िवादी लगते हैं, क्योंकि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ ग्रैंड बार्गेन कर लिया। और राष्ट्रवादियों के लिए वो कभी भरोसेमंद थे ही नहीं। वो इन दो नई और बेहद मजबूत वैचारिक लहरों के बीच में पूरी तरह से पिस चुके हैं। एकदम सही। और इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा निष्कर्ष भी यही है। देखिए, ये केवल एक व्यक्ति या एक परिवार के पतन की कहानी नहीं है। तो ये क्या दर्शाती है? ये इस बात का दस्तावेज है कि कैसे संस्थाएं, चाहे वो अदालतें हों या कुलीन वर्ग और जनता की लगातार बदलती हुई भावनाएं मिलकर किसी भी सबसे मजबूत राजनीतिक राजवंश को भी घुटनों पर ला सकती हैं। थाक्सिन ने जब 2001 में शुरुआत की थी, तब का थाईलैंड अलग था। आज का थाईलैंड उससे बहुत आगे निकल चुका है। समाज की जरूरतें बदल गई हैं और सत्ता का खेल भी। और जब हम इन सभी तथ्यों, इस पूरी यात्रा और इन रिपोर्टों के निष्कर्षों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो हमारी नजर वापस उसी शुरुआती दृश्य पर चली जाती है। वो एंकल ब्रेसलेट वाला दृश्य। एंकल ब्रेसलेट पहने हुए 76 साल के थाक्सिन चिनावाट। वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सिर्फ ये ट्रैक नहीं कर रहा है कि वो बैंकॉक में कहाँ आ जा रहे हैं, वो एक तरह से इतिहास में उनकी सिकुड़ती हुई जगह का भी प्रतीक है।
ऐसा लगता है जैसे वो एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के कैदी बन गए हैं जिसे कभी उन्होंने खुद अपने हाथों से आकार देने की कोशिश की थी। ये राजनीतिक विडंबना का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। जो व्यक्ति कभी पूरे तंत्र को अपनी उंगलियों पर नचाता था, वो आज उसी तंत्र के बनाए गए एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे के रहमो करम पर है। बिल्कुल। आज के संकलन का विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय बिंदु पर लाके छोड़ता है। और ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ थाईलैंड तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के उन सभी लोकतंत्रों के लिए एक सबक है जो व्यक्ति केंद्रित राजनीति पर चलते हैं। बहुत बड़ा सवाल है ये। जब किसी राजनीतिक दल की पूरी के पूरी पहचान, उसकी नीतियां, उसकी आत्मा सिर्फ एक करिश्माई नेता के इर्द गिर्द बुनी गई हो, और जब समय के साथ उस नेता की चमक फीकी पड़ने लगे, तो क्या वो पार्टी कभी किसी नए वैचारिक आधार पर खुद को फिर से खड़ा कर सकती है, या फिर वो इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक जूनियर पार्टनर बनकर सिमट जाती है जो अपनी ही पुरानी यादों के सहारे जीवित रहने की कोशिश कर रही हो? सोचने वाली बात है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।